Hello students, welcome back to my channel. And as you know, we are covering complete Indian polity through MCQs. और प्लीज़ बी इंटरेक्टिव यार। जो फर्स्ट सेशन था उसमें 118 व्यूज़ हैं, है ना। देखो, मुझे पता है कि व्यूज़ मैटर नहीं करते हैं, बट प्लीज़ बी रेगुलर यार। आई मीन जो सेकंड सेशन था उसको बहुत कम लोगों ने देखा है। अब मुझे बताओ कि क्या कमी रह गई, है ना। और अगर आपके मेहनत में कमी है तो आपका आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज सी इट इज़ नॉट दैट कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो रेलिवेंट नहीं है। बिल्कुल आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लेवल का है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं पेरिफेरल चीज़ें भी कवर कर रही हूँ। सो इन केस यू हैवंट स्टडीड योर सिलेबस कम्प्लीटली ना, तो भी आप ये लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि इस तरह से रैंडम पढ़ी हुई चीज़ें ना जब आप पढ़ने बैठोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगी, ऐसे ज़्यादा याद रहता है ना। चलो फिर ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, आगे बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन सेज दैट हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। चलो टाइमर मैं लगाती हूँ 10 सेकेंड का। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी। ऑल राइट, सी अपने ऑप्शंस क्या क्या है। JB कृपलानी, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णामाचारी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, एंड आपकी जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर, उसमें ये सब दिया गया है। यू ऑल नो कि ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का। सो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसी का था। अगस्त 29 1947 में ये कमेटी बनी थी, सेटअप की गई थी 1947 में। चेयरमैन तो सभी को याद रख लेता है, चेयरमैन वॉज भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन, ये तो सभी को याद रह जाता है, बट अच्छा होगा कि अगर आप मेंबर्स भी याद कर लें। सो ड्राफ्टिंग कमेटी हैड इन टोटल 7 मेंबर्स। अब उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। एक तो अय्यर थे, अय्यर एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर। दूसरे अल्लदी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो दो तो अय्यर ही थे, ऐसे याद रख लो, दो तो अय्यर ही थे। और KM मुंशी थे, एक मुंशी जी थे, है ना। फिर एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला SMS, है ना। उसके अलावा N माधव राव भी थे, फिफ्थ मेंबर N माधव राव, ठीक है। सिक्स्थ मेंबर TT कृष्णामाचारी। कौन सा रह गया यार, और एक भीमराव अंबेडकर, चेयरमैन को तो भूल ही गई, भीमराव अंबेडकर। तो दो अय्यर थे, KM मुंशी थे, SMS सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णामाचारी एंड BR अंबेडकर, ठीक है। BR अंबेडकर चेयरमैन थे, वैसे ही याद रह जाएंगे, और ये अय्यर वाला याद रह जाएगा दोनों। KM मुंशी भी याद रह जाना चाहिए, क्योंकि कितनी बार पढ़ोगे यार आप, है ना, तो ये चीज़ें बैठ ही जाती हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णामाचारी। चलो, सो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसने रिपोर्ट कब पब्लिश करी थी? फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट था ना, वो पब्लिश हुआ था फरवरी 1948। अगस्त 1947 में एक कमेटी बनी थी, फरवरी में इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करके पब्लिक के सामने रख दिया था, है ना। और 8 मंथ्स का टाइम दिया गया था टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड टू सजेस्ट अमेंडमेंट्स, है ना। चेयरमैन जो थे BR अंबेडकर थे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। फर्स्ट ऑप्शन, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. President can suspend the right to move the court for the enforcement of certain fundamental rights. One only, two only, both one and two, neither one or nor two. यहाँ पर ना be very careful. It's talking about the emergency based on armed rebellion. So कई बार हो सकता है कि आपने जनरल फैक्ट पढ़ा हो, बट डिटेल्स मिस नहीं करने हैं किसी भी क्वेश्चन के। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन।
आई एम गिविंग यू ए 10 minutes टाइम पीरियड. ऑल राइट, नाउ द टाइम्स अप. सी यू नो कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, उसमें देर इज़ आर्टिकल 358, देर इज़ आर्टिकल 359. ठीक है. आर्टिकल 358 स्पीक्स अबाउट आर्टिकल 19 सस्पेंशन, आर्टिकल 19 सस्पेंशन. And Article 359 speaks about other articles suspension, other fundamental rights suspension. ठीक है. तो आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, तो उस केस में जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ना, अपना राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 है, इसके अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन कौन से राइट्स हैं इसमें इंक्लूडेड है. प्लीज़ बताना ना वो सारी चीज़ें, स्पीच, असेंबल, प्लीज़. सो आर्टिकल 358 कहता है कि जो आर्टिकल 19 है ना, मतलब जो हमारी 6 राइट्स, 6 फ्रीडम्स हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं. ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है. बट जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978, उसने ये बोला कि जो आर्टिकल 19 है ना, वो तभी सस्पेंड होगा जब नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड एक्सटर्नल एग्रेशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन है. ठीक है, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन. आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर. तो आपको ये देखना है, एग्जामिनर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है. आर्म्ड रिबेलियन में इसने आर्टिकल 19 का सस्पेंशन डाला है. तो आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी 2 केसेस में लग सकती है, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से. सो आर्टिकल 19 तब सस्पेंड होता है जब एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगी होती है. सो दैट मेक्स स्टेटमेंट 1 ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट. नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज़ कम्प्लीटली करेक्ट. और सेकेंड ऑप्शन बात करता है आर्टिकल 359 की. ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स को, ज़रूरी नहीं है कि सारे, सम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, खुद से सस्पेंड कर सकता है नोटिफिकेशन जारी करके. और फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होती हैं. यहाँ पर भी एक की पॉइंट है, उनका जो एनफोर्समेंट है ना, वो सस्पेंड होता है. अभी एनफोर्समेंट क्या है, मतलब अगर वो वायोलेट होते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो. ठीक है, उनका जो जस्टिसेबल नेचर है ना, वो सस्पेंड हो जाता है. अब प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट सस्पेंड होगा. बहुत ईजिली यूपीएससी इसमें कंफ्यूज कर सकता है. वो बोलेगा कि राइट्स ही सस्पेंड होते हैं, राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं, उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होता है. ऑल्सो इसमें एक और कन्फ्यूज़न ये दे सकता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 359 में थ्रू आउट नेशनल इमरजेंसी सस्पेंडेड रहते हैं. नहीं, ऐसा भी नहीं है. प्रेसिडेंट टाइम पीरियड भी डिसाइड कर सकता है, प्रेसिडेंट टाइम पीरियड भी डिसाइड कर सकता है. कई बार एंटायर नेशनल इमरजेंसी तक सस्पेंडेड रहते हैं, कई बार शॉर्टर पीरियड तक सस्पेंडेड रहते हैं. तो ये हमें ध्यान में रखना है. अच्छा, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था ना, उसने 358 में चेंज किया. क्या चेंज किया कि उसने आर्म्ड रिबेलियन को हटा दिया, कि आर्म्ड रिबेलियन के केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा. उसने 359 में भी कुछ चेंज किया होगा. तो उसने 359 में ये चेंज किया कि जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, वो सस्पेंड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट. आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस में राइट टू प्रोटेक्शन. सो आर्टिकल 20 में आता है. आर्टिकल 21, यू आर वेरी ऑन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो ये दोनों को नहीं सस्पेंड कर सकता प्रेसिडेंट, बाकियों को कर सकता है. आर्टिकल 19 तो वैसे ही नहीं कर सकता क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है इन केस हमारी जो इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगी है. सो आई एम श्योर आई एम क्वाइट क्लियर हेयर. और ये हमारी नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमने पढ़ा यहाँ पर.
चलो आगे चलते हैं। Now the question says that which of the following statements is correct regarding the Indian Independence Act 1947? Option says that Constituent Assembly was not allowed to abrogate certain laws made by British in relation to India. The act abolished the office of Viceroy. Although it declared India independent, it did not proclaim the lapse of British paramountcy over the Indian princely states. It did not allow the princely states to remain independent, but required them to choose either India or Pakistan. Tell me the answer. ऑल राइट, टाइम्स अप, है ना। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में है ये। एक्चुअली इन ऑर्डर टू, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था, लेट मी टेल यू। सॉरी सो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी रहेगा। बाय दिस एक्ट द एक्ट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस रॉय। हमें करेक्ट पूछा है ना। सी, इसके कुछ पॉइंट्स थे। एक तो इंडिया जो है फुली सॉवरिन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुली सॉवरिन बॉडी रहेगी। एक तो इस एक्ट में ये बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, दैट विल बी फुली सॉवरिन बॉडी। दूसरा ये बोला गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी ओवर इंडिया इज़ नॉट सुप्रीम, है ना, इज़ नॉट सुप्रीम ओवर इंडिया। थर्ड, वाइसरॉय का ऑफिस एबोलिश कर दिया गया था। वाइसरॉय का जो ऑफिस था वो एबोलिश कर दिया गया था। ब्रिटिश रूल एंड हो गया था, ब्रिटिश रूल एंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्राउन का टाइटल था ना, एम्परर ऑफ इंडिया, वो भी एंड हो गया था। सो बेसिकली यही सारी चीज़ें हुई थी, है ना। सो वाइसरॉय का ऑफिस एबॉलिश हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फुली सॉवरेन बॉडी। अब इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता था, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अलाउड टू एब्रोगेट सर्टेन लॉज। इससे तो ये सॉवरेन नहीं हुई ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इससे सॉवरेन नहीं हुई, अलाउड ही नहीं है जब वो लॉज एब्रोगेट करने के लिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एक्ट के बाद ब्रिटिश अथॉरिटी यहाँ से पूरी तरह से चली गई थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। इट डिड नॉट अलाउ प्रिंसली स्टेट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये फैक्ट तो सबको पता होगा कि प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया था दे आर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान। अंडरस्टूड, तो एलिमिनेट किया जा सकता था यहाँ पर ईजिली। ईजी क्वेश्चन था मतलब ये। कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ओनली द स्टेट एक्शंस। आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स स्टेट और प्राइवेट सिटीजन दोनों से प्रोटेक्ट करते हैं, और कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट के एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी बारे में ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, यू कांट आंसर दिस क्वेश्चन, नहीं आंसर कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू, आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी। ये तो आपको यार टिप्स पर होने चाहिए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 16 एम्प्लॉयमेंट वाला है, 15 नो डिस्क्रिमिनेशन वाला है, 17 अनटचेबिलिटी है, 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, उसके अलावा 19 अपना फ्रीडम आ गई सारी की सारी, 20 अभी पढ़ा हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 22 वो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला है, 17 अनटचेबिलिटी है, 18 टाइटल है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में 17 है, 23 है और 24 है। देखो 17 हमने पढ़ लिया, अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी क्या सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकता है? भाई ये क्या बात हो गई, प्राइवेट इंडिविजुअल ज़्यादा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 17 ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ स्टेट्स के लिए तो नहीं होगा,
ये प्राइवेट सिटीजन्स को भी इंक्लूड करेगा, प्राइवेट बॉडीज़ को भी इंक्लूड करेगा। कोई कंपनी है वहाँ पर अनटचेबिलिटी हो रही है, तो क्या उसमें कोई वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं है? बिल्कुल है। 23 क्या कहता है? ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, या फिर फोर्स लेबर, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करना, फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, तो इसको प्रोहिबिट करना। तो क्या सिर्फ स्टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या फोर्स लेबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नहीं ना, सिटीजन्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत ऑप्शन है। फिर आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन है ना, बिलो 14 ईयर्स, चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, उनको कहीं पर भी किसी ऐसी साइट पर, जैसे कोई माइन है या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई अदर हैजार्डस एक्टिविटी है, वहाँ पर उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। सो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन माइंस, फैक्ट्रीज एंड हैजार्डस प्लेसेस। सो ये तो आई मीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये भी सिर्फ स्टेट को इंक्लूड नहीं करता, ये प्राइवेट इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करता है। अंडरस्टूड। अच्छा, एक और इसमें मैं बता देती हूँ, एक 15th आर्टिकल भी है। 15th आर्टिकल, 15 का जो सेकंड पार्ट है ना, वो ये कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक प्लेसेस एक्सेस करने के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 15 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। ये सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हैं। स्टेट एक्शंस को तो कवर करते ही हैं, बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शंस को भी ये कवर करते हैं। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वोटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर, राइट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड। चलो बताओ। Okay, now let's discuss the answer. See, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत भी पॉलिटी आती है तो पढ़ा होगा आपने कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। आई बात समझ में? नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी सुना होगा। अगर मान लो कि लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उस केस में ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिज़ाइन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो दे ऑल मस्ट रिज़ाइन। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही होता है। अब सेकेंड क्या है? वोटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर। यार अगर फर्स्ट होल्ड करता है तो सेकंड कैसे ट्रू होगा? फर्स्ट में तो वो क्या कह रहा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। क्या सेपरेशन ऑफ पावर अगर वाटर टाइट है, बोथ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, तो क्या उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नहीं ना। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ना वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट कभी एक साथ सही नहीं होते हैं। नेवर ट्रू टुगेदर, नेवर ट्रू टुगेदर, एक साथ कभी भी सही नहीं होते हैं। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड गलत होते ही हमारा आंसर मिल गया 1 और 3। थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। राइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड। अभी बताया तो आपको, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसमें एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी होती है। एग्जीक्यूटिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है टू डिसॉल्व द लोकसभा, टू डिसॉल्व द लोकसभा। और प्रेसिडेंट फाइनली इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। आई बात समझ में? सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी करेक्ट, एंड राइट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व बिल्कुल करेक्ट है। चलो, with reference to the Attorney General of India, he enjoys the immunities and privileges available to a member of Parliament. The Attorney General of India is a part of Union Executive.
he automatically resigns after the dissolution of Lok Sabha. Tell me the correct answer. 1 and 2, 2 only, 3 only, 1 and 3 only. यार ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया ना, अटॉर्नी जनरल वाला, तो उसमें कुछ फैक्ट रह गए होंगे, है ना, तो वो यहाँ कवर हो जाएंगे. सो लेट्स डिस्कस इट. एक तो ना अटॉर्नी जनरल बिल्कुल यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है. अटॉर्नी जनरल इज़ द लॉ मेंबर, हाईएस्ट लॉ मेंबर, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करता है. जो लीगल केसेस होते हैं उसमें रिप्रेजेंट भी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन गवर्नमेंट को. सो यस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि ही ऑटोमेटिकली रिजाइंस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है. एक चीज़ मैं, एक टिप मैं आपको दूँ ना, जिसके बारे में आपने लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब वो इनकरेक्ट है. लक्ष्मीकांत इज सच ए बुक जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं. तो कुछ भी चीज़ ऐसे ही, क्योंकि पॉलिटी में ना वो वेग ऑप्शंस बनाने के चांसेस उसके पास बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे एक 2025 का क्वेश्चन आप देखोगे ना, पंचायत के बारे में आया था, तो उसमें थर्ड ऑप्शन में बहुत ही अजीब सी चीज़ें लिखी हुई थी, है ना. तो उस केस में, और एक वो नोबेल प्राइज़ वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिलेक्शन कमेटी वाला, वो भी वेग ऑप्शंस बनाए हुए थे. सो वट एवर इज़ नॉट गिवन इन लक्ष्मीकांत दैट मीन्स इट इज़ इनकरेक्ट. उसके बारे में सोचना ही नहीं है. हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि जैसे ही लोकसभा डिज़ोल्व होती है तो अटॉर्नी जनरल ऑटोमेटिकली रिज़ाइन कर देता है. आर्टिकल 76 हमारा अटॉर्नी जनरल के बारे में है. एंड यस, ही एन्जॉयज़ ऑल द इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ऑल्सो मैंने एक चीज़ बताई थी कि वो ही सिट्स इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्टिसिपेट करता है प्रोसीडिंग्स में, बट क्या वो वोट कर सकता है? कैन द अटॉर्नी जनरल वोट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट? बताओ. चलो ये मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में. ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, चीफ लीगल एडवाइज़र होता है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है. अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट की ही प्लेजर में ही होल्ड ऑफिस. तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या उसका फिक्स टेनर होता है, नो, अटॉर्नी जनरल का फिक्स टेनर नहीं होता है. ही एन्जॉयज़ द ऑफिस एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट वांट्स. तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रिमूव कर सकता है ना. चीफ लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. एंड वॉलंटरली खुद से ज़रूर वो रिज़ाइन कर सकता है. ऑटोमेटिकली कभी भी उसका ऑफिस रिज़ाइन नहीं होता है, खुद से कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ CBI? इनमें से कौन सा CBI का फंक्शन नहीं है? इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है. Probing terror attacks including bomb blast, hijacking of aircraft, ship attacks on nuclear installations and use of weapons of mass destruction. Investigating serious crimes having national and international ramification committed by organized gangs of professional criminals. Maintaining crime statistics and disseminating criminal information. चलो बताओ. साफ साफ पता चल रहा है कि आंसर क्या हुआ. थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस. ऑल राइट, सो टाइम इज़ अप. देखो, हर क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है हर ऑप्शन. जैसे इन्वेस्टिगेटिंग केसेस, ऑब्वियस सी बात है यार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेट करेगा ना. CBI किस तरह के केसेस इन्वेस्टिगेट करती है? करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट, यही सब केसेस तो CBI इन्वेस्टिगेट करती है. अब सेकंड ऑप्शन देखो, टेरर अटैक्स को के बारे में प्रॉब करना, इन्वेस्टिगेट करना, बॉम्ब ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करना. तो फिर NIA का क्या काम है? जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका क्या काम है फिर, अगर ये काम भी CBI करती है तो सेकंड ऑप्शन स्ट्रेट अवे गलत है ना. हमसे नॉट ए फंक्शन पूछा है तो ये आंसर हो गया.
चलो मान लो कि आपको नहीं पता होता, इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशन। अब इसमें ना किसी तरह का क्राइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो ये तो कोई भी क्राइम हो सकता है, करप्शन का भी तो हो सकता है, ब्राइबरी का भी तो हो सकता है, मिसकंडक्ट का भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली ये तो सही हो गया ना, सी ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन देखो भाई, अगर कोई क्राइम बॉडी है, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, वो क्राइम स्टैटिस्टिक्स तो मेंटेन करेगी ही ना, क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन करेगी, ऑब्वियसली करेगी, कॉमन सेंस है ना। तो इसमें जो अलग ऑप्शन लग रहा है ना वो बी ही लग रहा है, बाकी सारे जनरल ऑप्शंस हैं और जनरल ऑप्शन जनरली करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ना अपना यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती सारे क्वेश्चंस में, कोई कोई क्वेश्चन बस पेरिफेरल नॉलेज से भी हो जाता है। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन। पहले तो सीबीआई की बात कर लेते हैं, सीबीआई किस तरह की बॉडी है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आती है, सीबीआई को सेटअप किया गया था 1963 में, 1963 में उस टाइम पर एक रेजोल्यूशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया था, वाया ए रेजोल्यूशन। इनिशियली इसके पास जो इनिशियली जो मिनिस्ट्री थी ना, दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इसकी ओरिजिनल मिनिस्ट्री थी, इनिशियल मिनिस्ट्री थी, बट बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है ना, डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। ओरिजिनली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास थी। सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या, आप मुझे बताओ, सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये रेजोल्यूशन से बनी थी, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, 1963 में ये बनी थी। और बाकी जो मैंने बताया कि ये क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करती है रिलेटेड टू करप्शन, रिलेटेड टू ब्राइबरी, रिलेटेड टू मिसकंडक्ट। हर दूसरे दिन आप सीबीआई की रेड के बारे में पढ़ते हो, सीबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होती हैं उनके ऊपर नज़र रखती है, ठीक है। बाकी जो टेरर वाला काम होता है, टेररिस्ट वाला काम होता है, वो एनआईए का होता है ना। तो 1963 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनिशियली, लेटर इट वाज ट्रांसफर्ड, है ना। उसके अलावा सीबीआई इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अच्छा, इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिस DSPE एक्ट, ये भी याद रख लेना। ये सारे फंक्शंस हैं जो कि सिंपल है। एंड देन एंटी करप्शन एजेंसीज़ के साथ ये कोऑर्डिनेट करती है, जो स्टेट पुलिस फोर्सेस होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स, क्राइम स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करती है। एनआईए का काम होता है जो उसमें बॉम्ब ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करना, हाईजैकिंग को इन्वेस्टिगेट करना, यूज़ ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसको इन्वेस्टिगेट करना, ये सब एनआईए के अंडर आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful, which of the following writs is the court likely to issue? कि कौन सा रिट जो है कोर्ट इशू करेगी, मान लो कि अगर कोई पर्सन है उसको अनलॉफुल मैनर में अरेस्ट कर लिया गया है। हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरेरी, मैंडमस, प्रोहिबिशन। टेल मी द आंसर। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन, है ना। इसका जो आंसर है दैट इज़ 1। बहुत सिंपल था ये। आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है दोनों के पास रिट इशू करने की पावर है, रिट इशू करने की पावर है। सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो थोड़ी सी नैरो है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन में रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट किसी भी केस में रिट इशू कर सकता है, किसी भी, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है या वो किसी भी वायोलेशन से रिलेटेड है। नाउ ये क्या कह रहा है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? कॉर्पस मीन्स बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी।
सो अगर मान लो किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया है तो कोर्ट बोलता है कि प्रेजेंट द डिटेन्ड पर्सन को लेकर आओ, एक्सप्लेन करो डिटेंशन का लीगल बेसिस, लीगल ग्राउंड एक्सप्लेन करो। तो कोर्ट उसके इमीडिएट रिलीज के लिए बोलता है, तो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करता है। फिर मैंडामस क्या होता है? मैंडामस ये एक्चुअली किसी पब्लिक अथॉरिटी को इशू किया जाता है। कोई पब्लिक ऑफिसर है या कोई पब्लिक अथॉरिटी है, ऐसा कोई पर्सन जो कि अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो रहा है। ए पर्सन इफ ही और शी कैन नॉट परफॉर्म द लीगल ड्यूटी, उस केस में द कोर्ट कैन डायरेक्ट दैट अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। मान लो जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कोई लाइसेंस बनवाना चाहता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशू नहीं कर रही है, जबकि सारी लीगल रिक्वायरमेंट वो पर्सन फुलफिल कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट मैंडामस की रिट इशू कर सकती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मैंडामस जो है ना, ये ना तो प्रेसिडेंट को इशू की जा सकती है, ना ही गवर्नर को इशू की जा सकती है, और ना ही ये प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू की जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए होती है। उसके बाद एक आती है प्रोहिबिशन की रिट। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिशन को याद करना बहुत आसान है। प्रोहिबिशन मतलब होता है कि रोक देना। ये कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को इशू करता है, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू करता है। इसका पर्पस होता है कि मान लो कि लोअर कोर्ट ने कोई एक केस है वो अपने हाथों लिया है, मतलब अपने अंडर ले लिया है एंड वो प्रोसीडिंग कर रहा है, बट उसके ऊपर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लोअर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो हायर कोर्ट उसको प्रोहिबिट करने को बोल सकता है, प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने के लिए बोल सकता है। प्रोहिबिशन की तरह एक सर्टियोरेरी होता है, पर प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी दोनों एक जैसे से होते हैं। ये भी हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट इशू किया जाता है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट इशू किया जाता है। इसमें सर्टियोरेरी में क्या होता है कि डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है, डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है, प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, तो उस केस में ये क्वेश करता है, जुरिस्डिक्शन या ऑर्डर को क्वेश करता है। देखो प्रोहिबिशन में तो क्या होता है कि प्रोसीडिंग को ही प्रोहिबिट कर दिया जाता है। सर्टियोरेरी में प्रोहिबिशन तो नहीं है, मतलब प्रोसीडिंग हो चुकी है, ऑर्डर पास हो चुका है, तो सर्टियोरेरी में ऑर्डर को ख़त्म करने की बात की जाएगी कि आपने जो ऑर्डर पास किया है, लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसको कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर दो, क्वेश कर दो। क्यों? क्योंकि उसमें लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, या फिर कोई जस्टिस वायोलेशन हो रहा है, या फिर कोई लॉ का एरर है, ये बोलकर उसको क्वेश कर दिया जाता है। प्रोहिबिशन में तो पहले ही फर्स्ट स्टेज पर ही प्रोहिबिट कर दिया जाता है। सर्टियोरेरी में प्रोसीडिंग्स चालू हो चुकी है, मिड में या फिर एंड में उसको ऑर्डर को क्वेश कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, इसके अलावा एक और रिट होती है, मतलब इन टोटल देयर आर 5 रिट्स। सो हमने पढ़ ली हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी। एक 5th रिट भी होती है जो कि को वारंटो होती है, को वारंटो। ठीक है, बाय व्हाट वारंट, इसका मतलब होता है बाय व्हाट वारंट। ठीक है, ये तब इशू की जाती है कि मान लो कि कोई एक पर्सन है, देयर इज सम पर्सन जो कि इलीगली ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहा है। इफ देयर इज सम पर्सन इलीगली ऑक्यूपाइंग ए पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो उस केस में कोर्ट बोलती है कि अंडर व्हाट लीगल अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दैट ऑफिस। अगर मान लो अपॉइंटमेंट इलीगल है तो वो पर्सन को रिमूव कर दिया जाता है। लेट सपोज देयर इज सम पर्सन हु डज नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बट स्टिल ही इज अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। सो उस केस में कोर्ट कैन इशू दिस को वारंटो रिट। आई बात समझ में? सो दिस वॉज इट। ये हेबियस कॉर्पस इसका आंसर आएगा।